you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज 17 अगस्त है और आज की तारीख का संबंध है भारत के बंटवारे से। भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को और पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को। लेकिन 15 और 14 अगस्त की इन तारीखों के पीछे कोई ख़ास वजह नहीं है। ये सिर्फ माउंटबेटन के विम की, उसकी इच्छा की, उसकी सनक की बात थी। असल में जब सत्ता की ट्रांसफ़र का जिम्मा माउंटबेटन को सौंपा गया तो ब्रितानी सरकार ने 30 जून 1948 तक का वक्त दिया था। लेकिन जैसा कि सीपी राजगोपालाचारी लिखते हैं, अगर सत्ता की ट्रांसफ़र के लिए माउंटबेटन जून 1948 तक रुके होते तो कोई सत्ता ही नहीं बचती जिसका ट्रांसफ़र किया जा सके। डेट चुनने का कारण माउंटबेटन ने बाद में बताया कि वो ये दिखाना चाहते थे कि स्थिति उनके काबू में है। उन्हें यह अंदाज़ा हो चुका था कि पावर ट्रांसफ़र में देरी नहीं की जा सकती। अपने अंदाजे से उन्होंने अगस्त से सितंबर के महीने का निर्णय कर लिया था। फिर उन्हें ध्यान आया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में 15 अगस्त को ही जापान ने सरेंडर किया था, इसीलिए उन्हें लगा कि ये दिन ही भारत में पावर ट्रांसफ़र के लिए सबसे सही रहेगा। मसला सिर्फ पावर ट्रांसफ़र का होता तो एक बात होती, पावर ट्रांसफ़र के साथ साथ भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी होना था। रेखा अब कागज़ों पर नहीं, ज़मीन पर खींची जानी थी। तय हुआ कि इस काम के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो निरपेक्ष दिख सके और अंत में ब्रिटेन के एक बैरिस्टर लॉर्ड सिरिल रेडक्लिफ का नाम फाइनल किया गया। 8 जून 1947 को रेडक्लिफ भारत आए। ब्रिटेन की वकील बिरादरी में उनकी छवि एक सुलझे हुए और तार्किक आदमी की होती थी। उनके पास इस महादेश को बांटने के लिए लेकिन महज 36 दिन का वक्त था। लेकिन लंदन में अपनी वकालत करने वाले इस वकील को न भारत का पता था, न हिंदू मुस्लिम मसले की समझ। उन्हें सिर्फ ये बता दिया गया था कि उन्हें बंटवारा धर्म के आधार पर करना है, पर इसके लिए जनसंख्या का जो डेटा उन्हें मुहैया करवाया गया था वो बहुत पुराना था। न नक्शे ठीक से बने थे और ना ही उनकी मदद के लिए कोई विशेषज्ञ वहाँ पे था। अब इस किस्से को यहाँ पर रोककर 2013 में चलते हैं। दिसंबर 2013 में लंदन के हैम्पस्टेड थिएटर में एक नाटक का मंचन हुआ। इसका नाम था ड्राइंग द लाइन, जिसे हार्वर्ड ब्रेंटन ने लिखा था। उन्हें इस नाटक की प्रेरणा तब मिली जब वो भारत के दौरे पर थे। यहाँ केरल प्रवास के दौरान वो एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिसके पास पाकिस्तान में उसके पुश्तैनी घर की चाबियाँ अब तक थी। उस नाटक का एक दृश्य आपको सुनाते हैं, पढ़ के उसकी लाइन्स। पहला व्यक्ति, ये जो लाइन है ना नक्शे पर, ये फिरोजपुर की रेलवे लाइन है। आपने रेलवे लाइन के बीच में रेखा खींच दी है। अब ये लाइन आधी भारत में होगी, आधी पाकिस्तान में। रेलवे लाइन। रेडक्लिफ जवाब देते हैं, तो चलो इसे थोड़ा साउथ की तरफ कर देते हैं। और ये कहते हुए रेडक्लिफ नक्शे पे खींची रेखा मिटाते हैं। पहला व्यक्ति फिर कहता है, लेकिन यहाँ तो हिंदुओं के खेत हैं। फिर रेडक्लिफ कहते हैं, तो चलो इसे नॉर्थ की तरफ कर देते हैं। अब इस नाटक में ये बातचीत कुछ हास्यास्पद लगती है, लेकिन जैसा कि अमेरिकी ह्यूमरिस्ट एर्मा बॉम्बेक ने कहा है, ट्रेजेडी और ह्यूमर के बीच एक बहुत महीन रेखा होती है। भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारे की रेखा खींचते हुए रेडक्लिफ के मन में कोई इमोशन नहीं थे। उन्हें इस घटना की ट्रेजेडी से कोई इत्तेफाक भी नहीं था। ये एक सरकारी काम था और जैसा कि होता है वो इसे जल्द से जल्द निपटा देना चाहते थे। भारत के वायसरॉय माउंटबेटन से बातचीत के बाद वो अपने काम पर लग गए। इस काम को पूरा करने के लिए 2 बाउंड्री कमीशन बने, पहला पंजाब के लिए और दूसरा बंगाल के लिए। दोनों कमीशन की अध्यक्षता रेडक्लिफ को ही करनी थी। इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग से 2 सदस्य इस कमीशन का हिस्सा बने। बंटवारा जनसंख्या के हिसाब से होना था। मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान और हिंदू बहुल इलाकों को भारत में शामिल करना था। नतीजा था हज़ारों लोगों का विस्थापन। 14 अगस्त को जब माउंटबेटन पाकिस्तान में आज़ादी के समारोह में शामिल हो रहे थे तो उनके और रेडक्लिफ के अलावा किसी को नहीं पता था कि भारत पाकिस्तान का नक्शा कैसा होगा। असल में सीमा रेखा 12 अगस्त को ही तय हो गई थी, लेकिन माउंटबेटन नहीं चाहते थे कि लोग आज़ादी की तारीख को लेकर किसी कन्फ्यूजन में रहें। इसीलिए बंटवारे के लिए जो नक्शा बनाया गया वो आज के दिन यानी 17 अगस्त को पब्लिक के लिए उपलब्ध हुआ। कहते हैं कि बंटवारे के बाद के हालात देखकर रेडक्लिफ इतना व्यथित हुए थे कि वो तुरंत वापस ब्रिटेन चले गए। उन्होंने मेहनताने के 40,000 रुपये भी नहीं लिए और बंटवारे से संबंधित सारे कागजात जला दिए। 1971 में वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने रेडक्लिफ से मुलाकात की लंदन में। नैयर से बातचीत के दौरान रेडक्लिफ ने बताया, मुझे 10-11 दिन मिले थे सीमा रेखा खींचने के लिए। उस वक्त मैंने बस एक बार हवाई जहाज़ के ज़रिए दौरा किया। मेरे पास ज़िलों के नक्शे भी नहीं थे। मैंने देखा लाहौर में हिंदुओं की संपत्ति ज़्यादा है, लेकिन मैंने ये भी पाया कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर जा नहीं रहा था, तो मैंने लाहौर को भारत से निकालकर पाकिस्तान को दे दिया।
लोग इसे सही या गलत कह सकते हैं, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। पाकिस्तान के लोग मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन उन्हें खुश होना चाहिए कि मैंने उन्हें लाहौर दे दिया। 17 अगस्त को ही एक और बंटवारा हुआ था, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का। संयोग की बात है कि जिस प्रकार पाकिस्तान पहले अमेरिका का और भारत सोवियत संघ का सहयोगी था, उसी प्रकार साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया भी क्रमशः अमेरिका और सोवियत संघ के संरक्षण में ही आगे बढ़े कई वक्त तक। संयोग ये भी है कि भारत और दक्षिण कोरिया दुनिया के स्थापित गणतंत्र साबित हुए। पाकिस्तान में चुने हुए प्रतिनिधियों का हाल आप जानते ही हैं, और उत्तर कोरिया का तो क्या ही कहना। अगर आप इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं तो कुकू एफएम ऐप पर एक शो मौजूद है, नाम इंडिया अनकवर्ड, जिसमें आप सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के अनसुने किस्सों से लेकर नक्सलबाड़ी के आंदोलन की कहानी सुन सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारी अलग अलग तरह की ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं। मतलब यहाँ आपको बोलती हुई किताबें मिल जाएंगी, आप कोई और काम करते हुए भी ये किताबें सुन सकते हैं। कुकू एफएम ऐप पर आत्मकथाओं, उपन्यासों से लेकर जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियाँ और इस तरह की कई ऑडियो बुक्स मौजूद हैं। इन्हें सुनने के लिए आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ललन टॉप के अगर आप दर्शक हैं तो LT20 कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन में 20% की छूट पा सकते हैं। इससे जुड़े ब्यौरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉप।